नमस्कार मित्रों। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में ग्रह अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य को अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले इन ग्रहों की जानकारी अनंत काल से है और अनंत काल से ही जो अंतरिक्ष में ग्रहों के माध्यम से घटनाएं घटित होती हैं उनकी जानकारी मनुष्य को भी है। हमारे पुराने ग्रंथों में हजारों सालों से ग्रहण की जानकारी है। ग्रहण के माध्यम से जो हमारे ग्रह उदित होते हैं, अस्त होते हैं, चांद सूर्यों की गति की जानकारी हमें है। शुक्र का जो तारा होता है, जिसके भोर का तारा कहते हैं, उसके उदय होने या अस्त होने विभिन्न चीज़ों की जानकारी हमें रही है। चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ग्रहण क्यों पड़ते हैं, इन ग्रहणों के दौरान हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, ये जानकारी इस संबंध में भी बहुत वर्षों से हमारे पास है। आधुनिक विज्ञान के पास तो 100-150 साल पहले पता चला कि ग्रहणों का निर्माण तब होता है जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में आ जाती हैं। तो ऐसे में कभी चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और इस कारण पृथ्वी के उस हिस्से पर चांद का वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है, तो चांद ग्रहण हो जाता है। या फिर इसके विपरीत चंद्र सूर्य के साथ में है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चांद का कुछ हिस्सा आ जाता है और उसके कारण सूर्य का वो हिस्सा छिप जाता है, उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, तो हम उसको सूर्य ग्रहण करते हैं। और ये भी एक अद्भुत बात है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को भी पढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पढ़ते हैं। और ये बात आधुनिक साइंस के पास तो अब 100-150 साल पहले आई है। हमारे ग्रंथों में तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी हजारों सालों से है। खैर, ये तो बहुत हल्की जानकारी हुई। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष संबंधी कितने उपाय, कष्टों से बाहर आने के लिए कितने नियम हम ग्रहणों के दौरान अपनाते हैं। वैसे कहा गया है कि जब ग्रहण पड़ता है तो हमें विशेष सावधानी हो जानी चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो काल है हमारे लिए बहुत प्रतिकूल रहता है। शायद आपने कभी ना देखा हो, लेकिन आज से 20-25 साल पहले तक पंजाब की गलियों में, शहरों में जब ग्रहण पड़ते थे तो मांगने वाले लोग गलियों में मांगते फिरते थे और कहते थे कि कष्ट का काल है, परेशानी का काल है, ग्रहण का काल है, ऐसे में दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, जप ताप मंत्र स्मरण करो। लोग करते थे। आपने सुना होगा ग्रहण के दौरान लोग कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, कई तरह के पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं। मंदिर तो बंद हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर उपासना, देवताओं की अर्चना में लोग लगे रहते हैं। कई तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं। कई तरह के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ग्रहणों के काल का बहुत समय तक इंतजार रखा जाता है। और ऐसे में लोग अपने कष्ट से बचे रहने के लिए सोना, चांदी, कपड़े, वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि क्या क्या कुछ दान करते हैं। तो मांगने वाले ऐसे ग्रहण के समय, ग्रहण एक समय चलता रहता है और मांगने वाले आपके आसपास भटकते रहते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं। शायद देश के और हिस्सों में ऐसी स्थिति ना रही हो, लेकिन पंजाब में तो अभी 20-25 साल पहले तक और आज भी ऐसी स्थिति है। मांगने वाले कम हो गए हैं, देने वाले भी कम हो गए हैं, लेकिन ये प्रचलन आज भी जारी है, क्योंकि लोग ग्रहणों से डरते हैं। विज्ञान कहता है कि ग्रहण एक घटना है, लेकिन हमारा अनुभव और हजारों सालों का अनुभव कहता है घटना के साथ ये विशेष सावधानी का काल भी है। इसीलिए सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो हम सीधी आंखें देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। विज्ञान भी कहता है कि हमें सूर्य को सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यथार्थ भी सही है, लेकिन सूर्य ग्रहण का, जो चंद्र ग्रहण का, देखने तक के प्रभाव नहीं पड़ता। आपने अनुभव किया होगा, मनुष्य तो बुद्धिजीवी है, मनुष्य तो पढ़ा लिखा है, मनुष्य के पास तो विज्ञान की उच्च शिक्षा है, उच्च ज्ञान है, तो फिर उस वो नियम बनाता है। लेकिन प्राणी जगत में आपने देखा होगा वहाँ तो कोई शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है, कोई प्रचार तंत्र नहीं है। लेकिन ग्रहण के समय दौरान पूरा प्राणी जगत एक तरह से स्तब्ध सा रह जाता है। पक्षियों की कोलाहट रुक जाती है, पक्षी उड़ना छोड़ देते हैं, पशु पक्षी या छोटे से बड़े से बड़े अपनी गतिहीन अवस्था में चले जाते हैं, शांत हो चले जाते हैं, कई छिप से जाते हैं। जब तक कि ग्रहण
का अस्त ना हो जाए, ग्रहण पूर्णता को प्राप्त ना कर ले, तब तक पशु पक्षी ना तो किसी चीज़ का सेवन करते हैं, ना अपनी गतिविधि दिखाते हैं, और जो गर्भावस्था में होते हैं वो तो एक तरफ छप से चले जाते हैं, क्योंकि मालूम है ग्रहण के दौरान चंद्र से या सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के एक सीध में आने से दूसरे ग्रहों से आने वाली किरणें भी प्रतिलंबित होकर एक दशा को प्राप्त कर लेती हैं, और ऐसे में ग्रहों से आने वाली जो किरणें हैं वो विषाक्त हो जाती हैं, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा देती हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। ये तो हमारे अनुभव की बात है, लेकिन प्राणी जगत तो स्वतः अपनी छठे इंद्रिय के माध्यम से ये प्राप्त किया हुआ है कि ग्रहण के दौरान न केवल गर्भवती मादाओं को बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी दूर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, इसलिए वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं। हमने इसका हल निकाला कि ग्रहण काल में हम अपने खाने पीने की वस्तुओं में, चाहे वो अर्ध तैयार हैं या पूर्ण तैयार हैं, कच्ची अवस्था में या पूर्ण पकी अवस्था में, हम उनके अंदर जो घास होती है, कुसा घास रखते हैं। कुसा घास में ऐसी क्षमता है कि बहुत सारी किरणों को वो अपने क्षेत्र से परालंबित कर देती है, रिवर्स कर देती है, इसलिए उस क्षेत्र में बुरी किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे भी पूजा पाठ में खास करके जो अशुद्धि की क्रियाएं होती हैं, उनमें पूजा पाठ के समय कुसा से निर्मित पवित्री पहनाई जाती है। पवित्री नुमा एक अंगूठी बना के तैयार करके पहनाई जाती है, कुसा से निर्मित आसनों में बैठाया जाता है, ताकि वो क्षेत्र पवित्र रहे, उस पर किसी तरह की विपरीत किरणों का प्रभाव ना पड़े। ऐसे में ये पुराने सिद्धांत हैं, विज्ञान कहता कुछ है, उसके परिणाम बहुत विपरीत होते हैं। विज्ञान पूर्ण नहीं है, विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील है। तो ग्रहण काल में हमें सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल का समय जो है कोई कार्य करने का नहीं, हमें खाने पीने से बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को भी ग्रहण की किरणों की डायरेक्ट हमले से बचाना चाहिए। और यदि ऐसे में हमारे घर में तैयार भोजन है, खाद्य पदार्थ है, तो उसको प्रदूषित होने बचाने के लिए उनके मध्य हमें कुसा रखनी चाहिए। लेकिन आजकल उसको भी लोगों ने हल निकाल लिया। लोग ग्रहण के दौरान ही खाई जा रहे हैं, भोजन तैयार हो रहा है, चीज़ें तैयार हो रही हैं, मिठाई तैयार हो रही हैं, खाई भी जा रहे हैं। हम ग्रहण को तो वैज्ञानिक रूप से भूल ही गए। हम अपने भोज्य पदार्थों में कुसा रखना ही भूल जाते हैं, और बहुत लोग कुसा भी नहीं रखते, तुलसी रखना शुरू कर दिए। तुलसी का अपना महत्व है, कुसा का अपना महत्व है। तो ग्रहण के दौरान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विज्ञान पूर्ण नहीं है, विज्ञान अपूर्ण है। विज्ञान के प्रिंसिपल सिद्धांत निरंतर परिवर्तनशील है। बहुत बार हमने देखा है कि विज्ञान जो कहता है 10-20 साल के बाद अपनी बात को वापस ले लेता है, अपने सिद्धांत को ही बदल देता है। वृक्षारोपण की बात करता हूँ, वो पुरानी बात हो गई। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह में लिख रहा था, मैं पुस्तकें लिखता हूँ, मैं आर्टिकल लिखता रहा हूँ। ज्योतिष पे भी मेरी 20-22 किताबें हैं। वैसे मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों की संख्या करीब 60-70 से ज़्यादा है। हजारों की संख्या में मैंने आर्टिकल्स, आलेख लिखे हैं। एक समय था देश के जो बहुत सारे पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में मेरे आलेख छपते थे। मेरे आलेख स्वास्थ्य संबंधी भी थे, हेल्थ पे भी थे, विज्ञान पे भी थे, एस्ट्रोलॉजी, योग, अध्यात्म, कई चीज़ों पर थे। मेरी रुचि रही है। आप भी चाहो तो उनमें से पढ़ सकते हैं। आप पुस्तकें पढ़ा के पढ़ सकते हैं, या फिर आप PDF यदि इच्छा रखते हैं तो PDF मंगवा के उनको पढ़ सकते हैं। PDF में तो कोई खर्चा लगता नहीं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं इसी बात पे बात कर रहा था कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान आज कहता है, आज 20 साल 25 साल से पहले करता है कि यदि एक युवा
वीर नाश करता है तो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। लेकिन पुराना सिद्धांत है कि हमें 20 साल तक ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, वीर नाश नहीं करना चाहिए। यदि वीर नाश करेंगे तो हमारा शरीर निर्मल कमज़ोर हो जाएगा, हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, हम बुढ़ापे का शिकार बन जाएंगे। विज्ञान कहता था ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो पानी है, शरीर में बनता है तो निकलते रहना चाहिए। आज भी सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, आप यदि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के संपर्क में, तो आप उनसे पूछ सकते हो, वैसे आप औरों से ही पूछ सकते हो। पूरी दुनिया में आज 35 साल के बाद के जो वयस्क लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग नपुंसकता की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही 45 साल के बाद आज उम्र बढ़ती जाती है, नपुंसकता की दर बढ़ती चली जाती है। 40-45 के बाद तो 80% लोग किसी न किसी स्तर तक स्वयं में नपुंसकता अनुभव करने लगते हैं। ये तो बात अलग रही। एक और बात बताऊं कि 1941-42 के आसपास पश्चिमी जगत में, अमेरिका में और पश्चिमी देशों में ऐसे सर्वे हुए थे कि उस समय 1 मिलीलीटर पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या करीब 5 करोड़ के आसपास होती थी। एक पुरुष 3.5 से 5-6 ml के आसपास वीर्य का त्याग करता है। इस तरह उसके वीर्य में कुल जो शुक्राणु की संख्या 20-22 करोड़ से लेकर 25-35-36 करोड़ तक होती थी। आज एक स्वस्थ पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या घटकर करीब 10 गुना घट के 1.5 करोड़ से 3-3.5 करोड़ के आसपास आ गई है। क्यों हुआ? क्योंकि आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले बहुत कम लोग अनावश्यक वीर्य त्याग करते थे। शीघ्र स्खलन की समस्या नहीं थी, हस्तमैथुन नहीं करते थे, कच्ची उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते थे। आज तो सेक्स की कोई सीमा नहीं, सेक्स को एक खेल बना दिया है। इसलिए 8-10 साल से बच्चे, लड़के लड़कियां सेक्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं किसी भी रूप से। जो लड़के हैं वीर नाश करते रहते हैं। इसीलिए जब वो जवान होते हैं, 20-22 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने स्वयं के अंदर पुरुषता की कमी अनुभव करने लगते हैं, वो समलिंगता की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, उनका विपरीत लिंगी आकर्षण घट जाता है। और जब वैवाहिक कार्य संपन्न होता है तो पत्नी के साथ में सहवास करने से डरने लगते हैं, वो गर्भाधान नहीं करा पाते। और जब गर्भाधान नहीं करा पाते तब वो टेस्ट कराते तो पता चलता है कि इनके तो जो वीर्य में शुक्राणु ही नहीं है, बहुत कम शुक्राणु हैं। और इसीलिए विज्ञान ने अब शुक्राणु की परपाटी को घटाते चला गया, घटते कम कर लिया। आज यदि किसी पुरुष के वीर्य में 1.5-2 करोड़ के आसपास जो शुक्राणु हैं तो कहते हैं ये पूर्ण पुरुष है। जबकि कम से कम जो चिकित्सीय मापदंड है उसमें कम से कम 4.5-5 करोड़ शुक्राणु होना जरूरी है। तो ये मैंने बात एक छोटी सी बताई। विज्ञान क्या कहता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान सोलर ग्रहणों के बारे में भी खुल के बात करेगा तो बताएगा कि निश्चित रूप से हमें उस खास समय में सावधानी बरतनी चाहिए। अभी तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आंखें खराब हो जाएंगी, तो इसलिए आपने यदि ग्रहण देखना है तो कांच की प्लेट को काला कर लीजिए या नेगेटिव ले आइए, उसे देखिए। कई तरह की दूरबीन आ जाती हैं, कई तरह के ऐनक आ जाती हैं सिर्फ रश्मियों से। लेकिन रश्मि के अलावा भी पूरा ब्रह्मांडीय जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, इसलिए हमारे शरीर बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं। ग्रहण काल में यदि एक गर्भवती स्त्री ग्रहण के सीधे संपर्क में आ जाए तो बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ता है, बच्चों के शरीर पर कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह बन जाता है। कई बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित होता है, मानसिक बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। ग्रहण काल में हमारे खून की संरचना में बदलाव आता है। तो ग्रहण एक घटना नहीं, ग्रहण वास्तव में एक प्रक्रिया है और इस दौरान पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। यदि मनुष्य जैसा प्राणी प्रभावित हो सकता है, जीव जगत के सारे प्राणी प्रभावित होते हैं, तो उनकी मानसिक और शारीरिक गतिविधियाँ बदल जाती हैं। तो यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो शरीर के तरल
प्रकृति के तरल, प्रकृति की सारी वनस्पतियाँ और बहुत कुछ सब परिवर्तनशील होता है। तो ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसीलिए एक पुरानी परंपरा है कि ग्रहण के दौरान हमें ज़्यादातर समय पूजा पाठ शांति के क्षणों में व्यतीत करना चाहिए, कि उन क्षणों में यदि हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हम विशेष पूजा की चीज़ों के सानिध्य में रहते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो हम ब्रह्मांड से आने वाली विषाक्त हानिकारक किरणों से बचे रहते हैं। जो ग्रहण के दौरान जो किरणें हमें प्रभावित करती हैं, उनके माध्यम से ही कई असाध्य जटिल बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। कुछ वैज्ञानिक, कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का संबंध भी ग्रहण की किरणों से जोड़ने लगे हैं। ग्रहण की किरणों के कारण यदि गर्भावस्था में एक भ्रूण का विकास हो रहा है, तो उसकी भ्रूण विकास की प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होती है। वो बीमारी से ही संलग्न नहीं होता, उसकी मानसिक अवस्था भी बदल जाती है। इसी तरह घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो चंद्र ग्रहण की घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ऐसे में चंद्र ग्रहण से बचे रहने के लिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण संपन्न हुआ है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन मैं जाते जाते एक और बता दूं, जिस दिन चंद्र ग्रहण था उसी दिन पृथ्वी के एक हिस्से पर भयंकर भूकंप भी आया। उसके कारण सैकड़ों लोगों को अनायास कई तरह के नुकसान उठाने पड़े। नेपाल में बहुत सारे मकान टूट गए, बहुत सारे लोगों को दुर्गति का सामना करना पड़ा। तो ग्रहण घटना है। धन्यवाद मित्रों।